हाय एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ जीएस 75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा दिन है 49th और सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जनरल साइंस। ठीक है, तो साइंस का जो हमारे 10 से 11 क्वेश्चन हम आज लेने वाले हैं। तो अगेन आई अर्ज यू ऑल कि आप सभी मेरे आंसर बताने से पहले खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए और फिर सोचिए कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को क्या सोच के ये आंसर अटेम्प्ट किया है और इसका एक्चुअल आंसर क्या है वो आप बाद में मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में आप अपना देख लीजिएगा आपके कितने मार्क्स बनते हैं 10 क्वेश्चंस में से। सो आज का हमारा हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेस्ट वे to maintain a natural equilibrium between the pest and the predator is by using insecticides, biological control, pesticides या herbicides। देखो, ये जो बाकी बी ऑप्शन को छोड़ के बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म करने के लिए है। जैसे कि ये कीटों को ख़त्म, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए है, ये पेस्ट को ख़त्म करने के लिए हैं, ये खरपतवार होता है जैसे खेतों में होता है उनको ख़त्म करने के लिए है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो ये कोई बेस्ट वे नहीं है ये इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का क्या तरीका है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब मैं देखो आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जो पेस्ट है, आप देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स मतलब जो पेस्ट होते हैं हमारे खेतों में भी पेस्ट होते हैं, जैसे पेस्ट या फिर खेतों में ज़्यादा पेस्ट, खेतों की बात नहीं, जैसे घरों में ज़्यादा पेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हम पेस्ट कंट्रोल भी करवाते हैं तो वहाँ पर वो हमारी जैसे घुन हो गया, वो भी एक तरीके से पेस्ट है, वो लकड़ी को खराब कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। लेकिन वहीं प्रीडेटर क्या है, वो पेस्ट्स का ही शिकार करता है। अगर कोई पेस्ट आपके घर में है या कहीं ऐसी जगह में पेस्ट है तो प्रीडेटर उसको खाएगा, तो वो एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, वो अपना आगे बढ़ता रहेगा, मतलब इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, इनकी संख्या को ख़त्म प्रीडेटर करता रहेगा और फर्दर प्रीडेटर भी किसी द्वारा ख़त्म किया जाएगा। एक साइकिल होता है वो, ठीक है, बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो उसी को ही यहाँ पर बोला गया है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अगर इसमें से अगर मैं प्रीडेटर हटा दूँ तो आप देखेंगे कि पेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ती ही चली जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि बस ये मानो कि धरती पे पेस्ट ही पेस्ट होंगे, या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर लो वही होंगे। लेकिन भगवान ने एक बायोलॉजिकल साइकिल क्रिएट करके हमें दिया है जिसमें हर एक चीज़ दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट है और उनकी संख्या कंट्रोल होती है। जैसे इंसानों की संख्या भी कंट्रोल होती है, वो जैसे लोगों का जन्म होता है तो लोग मरते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा हम इक्विलिब्रियम सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो इस क्वेश्चन के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, इतना ज़्यादा था नहीं, बट मेरी कोशिश यही थी कि आपको किसी न किसी तरीके, किसी न किसी फॉर्म में आपको समझाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राई आइस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाईली कोल्ड वाटर या ऑक्सीजन। तो जब आप कार्बन को -75 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ड्राई आइस में। सो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी ड्राई आइस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहे तो आप क्या बोलेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। द मटेरियल विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, यूनिवर्सल सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। देखो 3 तरह के आपके सब्सटेंस हैं मैग्नेटिक दृष्टि से, अगर हम क्लासिफिकेशन से देखें तो पैरामैग्नेटिक हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, डायमैग्नेटिक हैं जिनमें हल्की हल्की होती है, ठीक है, और फिर होते हैं फेरोमैग्नेटिक जिनमें बहुत ज़्यादा ही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसका आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह के जो भी हमारे सब्सटेंस हैं उनको अगर आपने कन्वर्ट कर दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो उनके अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिक नेचर आ जाता है। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्गली मेंशन था इसलिए हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आंसर लगाया। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट होता तो डायमैग्नेटिक इसका आंसर आ जाता। ठीक है, इन ए पिन होल कैमरा वी यूजुअली गेट इरेक्ट इम्प्रेशन, इन्वर्टेड इम्प्रेशन, इरेक्ट इमेज या इन्वर्टेड इमेज।
तो देखो, पिन होल कैमरे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे हमने अपने जो एनसीईआरटी की सीरीज़ करी थी उसमें 2 क्लास ही हम कवर कर पाए। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं सिर्फ एक ही ये सेशन ही ले पाता हूँ, बाकी और नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाकी की जो साइंस बुक्स हैं एनसीईआरटी की वो भी कवर करूँगा। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, देखो एक हमने ये ले लिया, क्या बोलते हैं, एक बॉक्स ले लिया। एक सेकेंड, उस बॉक्स में ऐसे यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने पिन होल बना दिया है। तो अब उसके अंदर एक और बॉक्स है जो आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ से रेज एंटर करेंगी तो अंदर जो वो रेज आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ पर वो एक इमेज बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे हम, आगे पीछे जहाँ पे भी सही इमेज बनेगी तो वो देख लेंगे। लेकिन जो ये इमेज होगी, ये इमेज होगी आपकी इन्वर्टेड। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी पिन होल कैमरा से जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी आपकी, ठीक। ये पिन होल कैमरा भी मैंने आपको समझा दिया है। What happens to the kinetic energy of gas molecules with the rise of temperature? Remains same, fluctuates, increases या decreases? देखो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मोशन किसका? गैस मॉलिक्यूल्स का। अब जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपको पता है या थोड़ा पता भी होना चाहिए कि मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सपेरिमेंट की, अभी मैं क्या ही बात करूँ, मान लो कोई बर्तन है उसमें कोई गैस है। अब गैस के मोलिक्यूल्स आराम से फ्रीली घूम रहे हैं, इधर इधर आराम से घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसमें हमने टेम्परेचर बढ़ा दी तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। वो तेज़ी से इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर वो ऊपर अगर आपने ढक दिया है इसको तो आप देखेंगे, अगर मान लो नीचे लिक्विड है, पानी है, पानी को गर्म कर दिया तो गैस के मोलिक्यूल्स ऊपर तेज़ी से दौड़ने लगेंगे और यहाँ पर चिपक जाएंगे। फिर वो कंडेंस हो जाएंगे, मतलब जब ठंडा होगा तो कंडेंस होके वापस से नीचे लिक्विड फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे। तो ये क्या है कि जब आप ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैसेस मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, जो स्पीड है वो बढ़ गई। तो अगेन मैंने वो बताया, काइनेटिक एनर्जी आपके मोशन से रिलेटेड है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। The sex of a child is determined 6 to 7 weeks after conception, in the third month of pregnancy, at the time of sperm's entry या at the time of fertilization of ovum। अब कई कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में कि भाई ये चीज़ तो हमें नहीं पता, भाई प्रेगनेंसी में होता है या स्पर्म एंट्री में होता है या फिर फर्टिलाइजेशन में होता है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगा फीमेल के अंदर, यहाँ पर 2 चीज़ लिख लेता हूँ, फीमेल और मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। बाकी वैसे तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम माना जाता है, जो पेयर माना जाता है, वो माना जाता है कि फीमेल के अंदर जो उसको बोलते हैं 23rd को सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल के अंदर होता है XX और मेल के अंदर होता है XY, ठीक। अब ऑब्वियसली इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल में, तो जब स्पर्म जाता है तो स्पर्म के अंदर, मेल के स्पर्म में क्या होता है, 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर X भी होता है Y भी होता है। जब भी यहाँ से एक निकलेगा X, बाई चांस मेल ने भी X छोड़ा, मतलब देखो इच्छा नहीं होती यहाँ पर। जैसे क्या होता है कि हमारे मिसकंसेप्शन था सोसाइटी में पहले कि भाई फीमेल को बोल दिया जाता था कि भाई तूने लड़की को जन्म दिया है, ये वो, मतलब आपको पता ही होगा जो हमारे कुरीतियाँ थी। तो उसमें किसी की मर्जी नहीं होती, जो इवन फीमेल की तो पूरी मर्जी की बात ही नहीं है, उसके अंदर तो दोनों ही एक्स सेक्स क्रोमोसोम है। जबकि मेल है, मेल को भी नहीं पता अंदर कौन सा क्रोमोसोम वहाँ पे जाके मीट कर रहा है। तो 2 एक्स एक्स मिल गए, एक एक्स। मैं यहाँ से थोड़ा आपको पेन चेंज करके बता देता हूँ। मान लो रेड ले लिया मैंने, यहाँ से एक्स आया और यहाँ से भी एक्स आया, तो क्या हो गया एक्स एक्स, मतलब लड़की, गर्ल, ठीक। अब मैं ग्रीन ले लेता हूँ। अब यहाँ से x आया और यहाँ से y आया, तो क्या होगा XY, ये होगा बॉय, ठीक है। देखो अगेन आप यहाँ पर देख रहे होगे मेल के अंदर क्या हो रहा है, XY, और गर्ल के अंदर हो रहा है XX। आप देख रहे होगे ऐसे ही आगे चलता रहता है ये सिस्टम। अब ये किस टाइम पे निर्धारण होता है, देखो जब स्पर्म अंदर एंटर करता है एट द टाइम ऑफ एंट्री, तब नहीं, वो जब भी धीरे धीरे मतलब फर्टिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है और ओवम में आपका फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ, मतलब वो एग की फॉर्मेशन होती है
तब जाके डिसाइड होता है कि ये एक्स है या XY है। ठीक, तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम में जाके जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, मीटिंग होती है, ठीक है, फीमेल की और मेल के स्पर्म में जो भी आपके हैं ये पार्ट्स हैं, तो उनकी मीटिंग होती है, तब जाके डिसाइड होता है। द फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, प्रीडेटर्स, प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स। फूड चेन की बात हो रही है, ठीक है। फूड चेन में आपको पता ही है कि भाई जैसे जो पेड़ पौधे या घास है वो फोटोसिंथेसिस करके मतलब घास पैदा हो गई, फिर उसको बकरी खा रही है, फिर बकरी को शेर खा रहा है, शेर खा रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही फर्दर भाई शेर मर जाएगा, फिर डिकम्पोजर डिकम्पोज करके वापस से वो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो छोड़ देंगे, न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से फिर से आपकी घास बनने लगेगी, और फिर ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। तो ये फूड चेन एक तरीके से, और भी है फूड चेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फूड चेन किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? मेंटेन किया जाता है डिकम्पोजर्स। अब देखो यहाँ तक लास्ट में जो कोई किसी को खा रहा है वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक तो हमें पता है कि हाँ ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। लेकिन उसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है, मान लो कि भाई लास्ट में शेर है, शेर ने भाई अपने से पहले जो जो एक दूसरे को खा रहा है, लास्ट में शेर ने खा लिया। अब शेर को खाने वाला कोई है नहीं, लेकिन अल्टीमेटली किसी का जन्म हुआ तो मरेगा भी। शेर मर गया, अब शेर मर गया तो ये देखो आदमियों में तो, ह्यूमन बींग्स में तो क्या है, हम दफना देते हैं या फिर जला देते हैं, या ऐसा कुछ रहता है। लेकिन अब पशु क्या है, पशु वहाँ पर जंगल में मर गया तो वहीं पर वो सड़ता रहेगा। तो डिकम्पोजर्स आएंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे, उसकी बॉडी को सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी, जो पार्ट्स डिकम्पोज हो सकता है उसको डिकम्पोज करेंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी से हो सकते हैं, निकल सकते हैं, वो एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। ठीक, जैसे सॉइल में मिला देंगे न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में मिल जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब के ट्रीज, ग्रास, प्लांट्स, उनको फिर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, वो फिर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, उनको फिर बकरी खाएगी, ऐसे आपका एक फूड चेन चलती रहेगी। तो जो फाइनली मेंटेन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डिकम्पोजर्स के द्वारा। विच वन ऑफ द दीज प्राइमेट्स इज द क्लोजेस्ट टू द मॉडर्न मैन? ओरंगटन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन। तो इसका आंसर है, देखो वैसे काफ़ी मिलते जुलते हैं सारे, लेकिन चिंपैंजी इसका आंसर है। करीब 98% जो डीएनए है चिंपैंजी का वो ह्यूमन बीइंग से मैच करता है, ठीक है। तो कई जैसे पुरानी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन ऑफ ए मैन, वो ऐसे ही है कि भाई ऐसे ऐसे चिंपैंजी होता था, धीरे 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 मैन इवोल्व होके वो मैन की फॉर्म उसने ले ली। A gram of fertile agricultural soil may contain bacteria up to 5 million, 1 billion and above 50,000, 500,000। तो इसमें अगर हम देखें कि 1 ग्राम ऑफ फर्टाइल सॉइल, मान लीजिए सॉइल है, तो ये सॉइल में बैक्टीरिया अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब अनगिनत। तो इसका आंसर जितना जो मैक्सिमम है उसमें यही है, 1 बिलियन एंड अबव। तो 1 ग्राम सॉइल में आपके इतने आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, जो कि आपकी मतलब गुड बैक्टीरिया भी होते हैं उसमें, ठीक है ना, जो आपका फर्टाइल मतलब सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। ओके, तो इसके जो आंसर होगा 1 बिलियन एंड अबव। तो मुझे लगता है कि आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, और आज हम सेशन को यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस कर ली और सीखने की और समझने की कोशिश कर ली। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक या हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है ज्योग्राफी, तो उसमें मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।